प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि महागठबंधन की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ही साफ कर दिया था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। तो सवाल यह उठता है कि क्या महागठबंधन विधानसभा चुनाव में इंटैक्ट है। आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार पद यात्रा पर निकले हुए, और पद यात्रा पर निकलने की वजह यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि कांग्रेस हर हाल में मनचाही 70 सीटें चाहती है, और इसलिए कांग्रेस पद यात्रा कर आरजेडी पर लगातार दबाव बना रही है। पर सवाल उठता है कि क्या कन्हैया के पद यात्रा से आरजेडी पर कोई दबाव बना है क्या। सवाल यह उठता है कि आरजेडी जो पहले कह रही थी कि 50 से कम सीटें कांग्रेस को देगी, तो क्या आरजेडी अपने इस स्टैंड पर कायम है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्हैया कुमार की यात्रा से आरजेडी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। मेरी आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आरजेडी को 40 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, और मैक्सिमम बढ़ गया तो 50 से कम ही रखेंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कन्हैया की यात्रा से आरजेडी पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्या कांग्रेस के टफ पॉस्चरिंग से आरजेडी पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा है। साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरजेडी वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी पर कितना भरोसा कर रही है। आपको बता दें कि आरजेडी मुकेश सहनी को भी पूरे तरीके से शक की नजरों से देख रही है। इसलिए मुकेश सहनी घूम घूम कर कह रहे हैं कि आरजेडी हमें उप मुख्यमंत्री बनाएगी, हमें 60 सीट चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी 60 सीट क्या, 15 सीट से 1 सीट ज्यादा नहीं देगी। महागठबंधन में किस किस घटक दल को आरजेडी कितनी सीटें देने जा रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अंदर की राजनीति बताने जा रहे हैं कि आखिरकार आरजेडी, जो कि महागठबंधन की सबसे बड़ी घटक दल है बिहार में, वो अपने घटक दलों के साथ कैसे पेश आने वाली है, किसको कितनी सीटें देने जा रही है। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ना है, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, फैजान अहमद साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ रामबंधु वत्स, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। फैजान अहमद साहब, मेरे पास जो जानकारी आपको बता दें आरजेडी के सूत्रों से, उसमें एक बात बहुत साफ आरजेडी के तरफ से जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि आरजेडी अपने घटक दलों में सबसे महत्वपूर्ण लेफ्ट को मानती है, और इसलिए कांग्रेस जिस तरीके का दबाव बना रही है आरजेडी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। आरजेडी फिलहाल कांग्रेस को 40 सीट से ज्यादा देने का मन नहीं बना रही है। और आज अपने इस प्रोग्राम में हम ये भी बताने जा रहे हैं कि आरजेडी वीआईपी पार्टी को, उसके बाद लेफ्ट को कितनी सीटें देने जा रही है। तो आपको ये लगता है कि 40 सीट पर कांग्रेस मान जाएगी, आरजेडी कहती है कि 50 से कम ही रखेंगे, और ये मोस्ट प्रॉब्ली 40 ही रखेंगे, किसी की यात्रा हो जाए। कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक, ऐसा सॉलिड वोट बैंक नहीं है कि आरजेडी कांग्रेस इससे ज्यादा की हकदार है। क्या कहते हैं आप? फैजान अहमद साहब। जी जी, देखिए, अब चुनाव में ठीक है, अभी देर होगी, अभी जब अनाउंसमेंट हो जाए एक मरतबा तो उसके बाद फिर कुछ आगे बातचीत होगी। लेकिन बहरहाल जो सभी पार्टियां महागठबंधन में, वो अपने अपने तरीके से दबाव की राजनीति में आ गई हैं, और वो दबाव की राजनीति भी चला रहे हैं। उनका दबाव आरजेडी पर है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी हो, जो इनके अलायंस में है। तो
और इन्हें दबाव डालना है आरजेडी पर ही, क्योंकि फाइनल जो डिसीजन होगा सीटों का बंटवारा को लेकर के वो आरजेडी की मन मर्जी के मुताबिक ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप 50 मांग लीजिए, आप 70 मांग लीजिए, आप 100 मांग लीजिए और वो तैयार हो जाए। वो अपने हिसाब से ही वो सीटों का बंटवारा तय करेंगे। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार का जो यात्रा जो चल रही है उसको लेकर राजनीति आनी शुरू की है, ये सही है। और कांग्रेस ही इस बार ज्यादा दबाव बनाने के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि उसका जो पेयर अभी के उसके लीडरों का जो बॉडी लैंग्वेज, उससे कहा जा सकता है कि भाई कांग्रेस को इस बार अपनी मनमर्जी की सीटें चाहिए। ऐसा नहीं कि आरजेडी उनको ऐसी सीटें दे दे जो वो जानता है कि वो हार जाएंगे। इसलिए वो अपनी मनमर्जी की सीटें लेने के लिए ये दबाव की राजनीति बनाएंगे। लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी सीटों का वो उसकी मांग होगी, ये तो अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी इसमें देर है। और मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस या आरजेडी के लीडरों में या लेफ्ट या आरजेडी के लीडरों में अभी कोई बातचीत सीटों के बंटवारे को लेकर के नहीं हुई है। देखिए, आपके पास जो जानकारी है वो ठीक है, लेकिन आरजेडी बड़ी पार्टनर है और आरजेडी ने तय कर लिया है कि हम इतनी सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आपको बता दें, आरजेडी हर हाल में 144 से 150 सीट पर चुनाव लड़ेगी, रामबंधु बस जी। और उसके एनालिसिस में कांग्रेस कहीं भी 40 सीट से ज्यादा की हकदार नहीं है। बहुत ज्यादा सोनिया गांधी कूद पड़े, राहुल गांधी बात करने लगे, प्रियंका गांधी का फोन आ जाए तो 5-7 सीट बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन आरजेडी मान करके बैठी है कि हम 40 से ज्यादा सीट नहीं देंगे। जहां तक लेफ्ट का सवाल है तो हम आपको कह सकते हैं कि लेफ्ट में भले ही लेफ्ट को लेकर के आरजेडी में दो धारा है। एक मानता है कि हर हाल में लेफ्ट को कांग्रेस के बराबर सीट मिलना ही चाहिए। दूसरा धारा मानता है कि 40 से ज्यादा सीट अगर कांग्रेस को मिलता है 40-50 के बीच में, तो वो सीटें कम हो जानी चाहिए किसकी? लेफ्ट की। लेफ्ट मतलब सीपीआई, एमएल, सीपीआई, सीपीएम, ये सारी पार्टियों को सीटें लगभग कांग्रेस के बराबर मिलना चाहिए। ये आरजेडी में एक धारा मानता है। दूसरा मानता है कि नहीं, ये 20-25 मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा हमें इनको देना नहीं चाहिए। तो सवाल उठता है कि 40 कांग्रेस, 20-25 या कांग्रेस के बराबर लेफ्ट, तो 40। रामबंधु बस जी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टनर आरजेडी कांग्रेस को कन्हैया कुमार की पद यात्रा के बावजूद ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। जी, अभी लालू यादव कन्हैया कुमार की यात्रा को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आंतरिक तौर पे दबाव महसूस नहीं कर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो दबाव महसूस कर रहे हैं उसका वो प्रदर्शन न कर रहे हों। देखिए, कन्हैया कुमार की पदयात्रा मसला नहीं है, मसला है कांग्रेस का तेवर। कांग्रेस अब आरजेडी के जेब से बाहर निकल के राजनीति कर रही है। मसला ये है, कन्हैया कुमार या कृष्णा अल्लावरू या राजेश राम इसके प्रतीक हैं। तो ये कहना कि कन्हैया कुमार की यात्रा से कितना लाभ हो रहा है, अभी तो उनकी यात्रा शुरू हुई है, पूरी भी नहीं हुई है। तो ऐसे कम अवधि में उनकी यात्रा का या उससे कांग्रेस की कितनी चुनावी जमीन बढ़ रही है, इसका जजमेंट करने का अभी समय नहीं है। मुझे यही लगता है कि अभी इनकी यात्रा का आउटपुट देखने का भी समय नहीं है। लेकिन कांग्रेस प्रेशर में है, भले ही वो चाहे जो आरजेडी कांग्रेस की यात्रा से प्रेशर, दबाव महसूस कर रही है, भले ही चाहे वो जो बोल रही हो। दूसरी बात यह है कि अब तक हम देख रहे हैं कि जब तक कृष्णा अल्लावरू या कन्हैया कुमार का प्रसंग शुरू नहीं हुआ था, जब तक बीपीएससी से लेकर के बजट चल रहा था, उस समय तो वामपंथी पार्टियां आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के नजदीक थी अलग अलग प्रदर्शनों में। तो ये भी एक आरजेडी को बताना है कि बिना कांग्रेस के महागठबंधन को वो कैसे संभाल पाएगी या वो संभाल रही है। ये भी एक समय है कि लालू यादव ये बताएं लोगों को कि बिना कांग्रेस के भी
वामपंथी पार्टी या मुकेश सहनी को साथ में ले ले। मुकेश सहनी को तो अपने जो सीट है उन्हीं से ज्यादा मतलब है, लेकिन वामपंथी पार्टियां क्या वास्तव में उनके साथ है या बिना कांग्रेस के उनके साथ रह सकती है? अगर बिहार में कोई तीसरे मोर्चे का विकल्प बनता है, ऐसे में महागठबंधन में वामपंथी पार्टी को लालू यादव रोके रख सकते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है जो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो तेवर है कहां जाके रुकेगा। कांग्रेस का पेच केवल सीटों की संख्या पे नहीं है, उनको तो सीटें भी मनचाही जगहों पे नहीं मिलती हैं। जहां कांग्रेस का जनाधार है वहां आरजेडी वहां भी सीटें नहीं देती हैं। तो अगर सीटों में उतार चढ़ाव हो, लेकिन सीटों का वितरण वो जहां चाहते हैं कांग्रेस पार्टी वहां मिल जाए, ये भी एक कांग्रेस पार्टी की जीत मानी जाएगी। तो कई मोर्चों पे कांग्रेस संघर्ष कर रही है, देखना यह कि कहां जाके रुकती है। और दूसरी बात यह है कि जब कन्हैया कुमार सक्रिय नहीं थे, कृष्णा अल्लावरू नहीं आए थे, जो 2020 के चुनाव में जब कांग्रेस बिल्कुल बी टीम के रूप में काम कर रही थी, तब भी कांग्रेस की अहमियत तो थी महागठबंधन में। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के पास जो भी कम हो या ज्यादा सवर्ण वोट बैंक हमेशा रहा है। और एमवाई में माई समीकरण जो महागठबंधन में स्थिरता के साथ रहा है, वो कांग्रेस और आरजेडी एक साथ रहे इसी के कारण। तो कांग्रेस अगर बाहर जाएगी तो अल्पसंख्यक समाज पे भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें एक सेंधमारी होगी। ठीक है, जहां पे जो कैंडिडेट बीजेपी को जिताने में सक्षम होगा उसी तरीके से अल्पसंख्यक समाज का वोट पैटर्न होगा, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि वो उम्मीदवार आरजेडी का ही हो, उससे वो कांग्रेस के भी उम्मीदवार से परहेज नहीं करेंगे। तो ये भी तो एक सेंधमारी होगा, वोटों का बिखराव होगा। तो अभी तो लालू यादव बखूबी इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि मानो वो दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मसला है कि कांग्रेस निश्चित तौर पे अब आरजेडी के जेब से बाहर निकल के राजनीति करनी शुरू कर दी है और उसका प्रभाव निश्चित तौर पे आरजेडी पे पड़ रहा है, लालू यादव पे पड़ रहा है। वामपंथी पार्टी को मुझे लगता है कि कांग्रेस के बराबर सीट दें या कांग्रेस से अधिक सीट दें, इस तरह का बयान जो तेजस्वी यादव बोले थे, वहीं से ये पूरी रस्साकसी शुरू हो गई थी, जो कि इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी वाले बयान के बाद एक उबाल आ गया था जो लालू यादव ने बयान दिया था। तो इतनी सहजता से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई दबाव महसूस कर लेगी या कांग्रेस ये तो सोच रही होगी कि जब हम इस तरह का काम कर रहे हैं, जब हम प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, तो कहीं लालू यादव अगर नजरअंदाज कर देंगे, उसके बाद की राजनीति क्या होगी। उसके बाद की राजनीति के लिए कांग्रेस तैयार है। आप देख लीजिए कि पहले भक्तचरण दास जी महंत थे, बाद में मोहन प्रकाश जी आए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव नहीं हुआ। कृष्णा अल्लावरू आए और तुरंत ही बदलाव हो गया। तो निश्चित तौर पे एक रोड मैप राहुल गांधी के दिमाग में होगा कि हमें कैसे ले जाना है, और बिना आरजेडी के दबाव के या आरजेडी के बिना यानी आरजेडी के साथ छोड़ करके कैसे ले जाना है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वो सीटें हरा पाएंगी। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी का ये रणनीति भी हो सकता है ना कि कांग्रेस को ज़्यादा स्पेस मत दो और अकेले कांग्रेस को अगर उतरना हो तो उतर जाए, क्योंकि अकेले कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। दरअसल आप आरजेडी के बड़े नेताओं से बात करिए, जैसी मेरी आज बात हुई, तो उनका कहना था कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया है ना कि उसको लग रहा है मुसलमान उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि मुसलमान उसको वोट करता है जो बीजेपी के खिलाफ सबसे आगे दिखाई पड़ता है, और उसमें आरजेडी का कोई जोड़ा नहीं है, आरजेडी का कोई विकल्प अभी है नहीं। तो हम अपनी पीठ पर कांग्रेस को चढ़ा करके ज्यादा मजबूत क्यों करें, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई तो दिक्कत हमको होगी। इसीलिए हम कांग्रेस को साथ रखना चाहते हैं ताकि मुस्लिम वोट का बंटवारा बिल्कुल नहीं हो। पर कांग्रेस को हम इतनी सीटें देना नहीं चाहते जिससे कि कांग्रेस कल बड़ी पार्टी बन जाए, हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी कर दे। और दूसरी बड़ी बात यह है जो आरजेडी कहती है कि कांग्रेस के पास किसी जाति का वोट नहीं है, अपर कास्ट बीजेपी को वोट करती है। जहां तक दलित का सवाल है तो ज्यादातर लोग एनडीए को वोट करते हैं और उनमें से एक बड़ा तबका हमको भी वोट करता है। इसलिए कांग्रेस का वोट बैंक कौन है? प्रियदर्शी रंजन। आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में 40 से ज्यादा सीट डिजर्व नहीं करती है। और एक बात मुझे और हैरान कर गया जब वो ये कहने लगे कि देखिए अब किसी भी जाति का कोई एक मुस्त नेता हो, ऐसा नहीं है।
यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ठीक है, यादव के बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं, लेकिन कई जगह पर नुकसान हो जाता है अगर उस विधानसभा में आरजेडी का उम्मीदवार कोई और हो और एनडीए से यादव उम्मीदवार हो, तो यादवों का भी वोट अब बढ़ जाता है। और देखिए उत्तर बिहार में ऐसा हो रहा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सत्ता में आएंगे तो अपने दम पर आएंगे, कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीट नहीं देंगे। और मुकेश सहनी पे अभी भी हमको भरोसा नहीं है। एनडीए 10 भी सीट दे देगी, मुकेश सहनी दौड़े हुए चले जाएंगे, हम लोग उनको 15 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। ये आरजेडी की सोच है, जो प्रियदर्शी रंजन मैं आपको बता रहा हूं। क्या कहते हैं आप? अनम्यूट करिए। जो आपने कहा उसमें यही है कि आरजेडी अपने सियासी नफा नुकसान का जोड़ घटाव कर रही है। और उसमें जो आपने कांग्रेस की ओर कहा या मुकेश सहनी के बारे में कहा, ये दोनों बातें बिल्कुल सच है। कांग्रेस को यह प्रूफ करने की जरूरत है। बहुत दिनों से कांग्रेस ने प्रूफ नहीं किया है कि बिहार की राजनीति में उसका वोट बैंक क्या है, कौन है, चिन्हित करना पड़ेगा। और मुकेश सहनी की जो बात है, वाकई मुकेश सहनी कब पाला बदल लेंगे, वैसे राजनेता हैं, उनकी नाव किस ओर किस दिशा में जाएगी कहना बहुत मुश्किल है। और उससे भली भांति आरजेडी के लोग परिचित हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आरजेडी को जो डर कांग्रेस से है कि कांग्रेस अगर बड़ी पार्टी बन जाएगी या कांग्रेस को अगर हम ज्यादा सीटें देते हैं तो आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए खतरा हो जाएगी। तो वो खतरा तो उनको वाम दलों से भी होना चाहिए। वाम दल भी बहुत मजबूती से बिहार की राजनीति में अपना पैर पसार रहे हैं, उनको सीटें आ रही हैं, उनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। उस लिहाज से जो डर है वो कांग्रेस के बराबर उनको वाम दलों से भी होना चाहिए। लेकिन वाम दल से वे नहीं डर रहे हैं, वाम दल को वो सहला रहे हैं, वाम दल को साथ रख रहे हैं। वाम दल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे अपने अन्य सहयोगी दलों को से नाराजगी भी मोल ले रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को भी आप शामिल कर लीजिए और मुकेश सहनी को भी उसमें आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कांग्रेस से आखिर आरजेडी डर क्यों रही है। ये समीकरण जो आपने खतरा बताया, वो खतरा तो समान रूप से वाम दल और मुकेश सहनी से भी है। कांग्रेस डर रही है कि कोई नया समीकरण न पैदा हो जाए। जिस मुसलमानों, माफ करिएगा, आरजेडी डर रही है कांग्रेस से कि कोई नया समीकरण न पैदा हो जाए। जो समीकरण अभी चल रहा है एमवाई का, आरजेडी का, उस समीकरण में अगर कोई दरार डालने की स्थिति में है बिहार में, या कोई मजबूती के साथ दरार डाल सकता है, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस नए समीकरण को पैदा कर सकती है। जिस तरीके से आरजेडी का एमवाई है, कांग्रेस में वो क्षमता है कि वह जो नए, जिस तरीके से कन्हैया को लेकर के सामने आ रही है, भूमिहार प्लस दलित प्लस मुसलमान, बीएमडी, भूमिहार मुसलमान दलित, एक नया समीकरण पैदा कर सकती है। और ये समीकरण कभी कांग्रेस का हुआ करती थी। तो इस लिहाज से आरजेडी डरी हुई है कि मुसलमान हमसे दूर नहीं हो जाए। मुसलमान बहुत वाम दलों से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कभी रहे भी हैं, वहां के जगह को जानते हैं, अपना घर मानते हैं, पुराना घर मानते हैं। वाम दलों के साथ वैसा नहीं है मुसलमानों का। तो आरजेडी इस बात से डरी हुई है। और कन्हैया नामक अगर चेहरा उफान पर आ गया, जिस तरीके से कन्हैया की पदयात्रा चल रही है, सफलताएं मिलना, वो अलग जगह पर होगा, भीड़ कितनी आ रही है नहीं आ रही है इसका आकलन कभी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये दौर ही चल रहा है। लेकिन कन्हैया की लोकप्रियता से इनकार नहीं। कन्हैया अगर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे तो उनके साथ लोग जुड़ेंगे, यह भी पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है। उनकी अपनी भी एक जाति है, अभी उनके साथ नहीं है, बाद में कभी हो भी सकती है उनके साथ। तो कन्हैया उस आधार पर भी बहुत मजबूत है, संभावना पुरुष है कांग्रेस के लिए। और आरजेडी के लिए वही संभावना पुरुष जो कांग्रेस के लिए संभावना पुरुष है, आरजेडी के लिए खतरा है। और अगर कन्हैया थोड़ा बहुत ताकत दिखाते हैं या कांग्रेस थोड़ी बहुत ताकत इस चुनाव में दिखा देती है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान, जो आप कह रहे थे कि मुसलमान कांग्रेस आरजेडी नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस की ओर भी मुसलमान देख रहे हैं, वाकई देख रहे हैं। सीमांचल में ही देख लीजिए, आरजेडी से के बराबर, आरजेडी से ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आरजेडी के बराबर कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन मिलता है। वो सारी बात ठीक है, वो सारी बात ठीक है, पर आपको एक बात बता दें, मैं चाहूंगा कि इस बात का जवाब फैजान अहमद साहब दें। आपको एक बात बता दें कि आरजेडी का ये मानना है कि ये विधानसभा का चुनाव है
और विधानसभा में एनडीए के विरोध में अगर कोई पार्टी है तो आरजेडी लेट गठबंधन है। इसलिए मुसलमान अगर किसी को वोट करेगा तो वो आरजेडी को बढ़ चढ़ करके वोट करेगा। उनका ये कहना भी था फैजान साहब कि 2015 से मुसलमान एंटी बीजेपी वोट करता है, आरजेडी सबसे आगे दिखाई पड़ती है और हम लोग मुसलमानों के लिए लड़ते भी रहे हैं, इसलिए मुसलमान हमें आगे बढ़कर वोट करेगा। और आरजेडी इस बात को लेकर के भी कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस हमें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली है। ये जितना आप पैतरा देख रहे हैं, उनका शब्द था पैतरा देख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले सकें। हाँ, हो सकता है हम 40-45 सीट उनका मनपसंद सीट दे दें, लेकिन हम 50 की सीमा हरगिज पार नहीं करेंगे। 40-50 के बीच में होगा और मोस्ट प्रॉब्ली आप मान लीजिए कि 40 से ये क्रॉस नहीं करेगा। सवाल ये उठता है कि आरजेडी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस हमसे अलग बिहार में कोई राजनीति नहीं कर सकती है, कोई अलग गठबंधन नहीं बना सकती है। आरजेडी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है फैजान साहब कि मुसलमान हमें ही वोट करेंगे? क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है जहां राहुल गांधी का चुनाव करना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आरजेडी को ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस 40 से ज़्यादा सीट की हकदार नहीं है। बड़े नेता अगर फ़ोन करेंगे तो 2-4-5 और बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा उनको सीटें महागठबंधन देने नहीं जा रही है। क्या कहते हैं आप? बहुत सी बातें आपने कही। देखिए, ये तो सच्चाई है और ये एक ज़मीनी हकीकत है कि यहाँ कांग्रेस कोई अलग समीकरण बनाने की पोजीशन में हो। अभी ऐसी ज़मीनी सच्चाई यही है कि इस तरह की कोई संभावना अभी यहाँ नहीं है। आरजेडी को अगर ये लग रहा है कि कांग्रेस हमें छोड़ के नहीं जा रही, तो उसका सही आकलन है। वो कांग्रेस छोड़ करके बहरहाल आरजेडी का दामन नहीं छोड़ेगी, उसी के साथ रहेगी, क्योंकि अकेले लड़ने की पोजीशन में नहीं है कांग्रेस। वो चाहे जितना गुस्सा दिखा लें या जितना अपना गर्मी दिखाएं, लेकिन अकेले लड़ने की पोजीशन में कांग्रेस नहीं है। एक बात और आपने कही कि मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, ऐसा कांग्रेस सोच रही है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। मुझे लगता है कि ये दूसरे राज्यों में सही हो सकता है, बिहार में ये बहुत सही नहीं है। क्योंकि बिहार में देखिए, मुसलमान पिछले 30-35 सालों से आरजेडी के साथ है और बहुत ही मजबूती के साथ हैं। उन्होंने तो कांग्रेस को भी साथ छोड़ दिया। ठीक है, कांग्रेस की तरफ उनका रुझान दूसरे राज्यों में बढ़ा है, लेकिन अब जैसे अभी रेफरेंस दिया गया कि सीमांचल में, देखिए सीमांचल में कांग्रेस पहले भी मजबूत रही है, यानी आरजेडी के साथ उसका जो अलायंस हुआ उससे पहले भी मजबूत रही है। लेकिन आज भी वहाँ ये हो रहा है और ये फिर होगा कि अगर वहाँ के लोगों को और देखिए, एक चीज मैं और बता दूं, इसको आप गलत समझे या सही समझे, सीमांचल में खासतौर से किशनगंज में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं और वहाँ वो अपने को मेजॉरिटी समझते हैं, वो अपने को माइनॉरिटी नहीं समझते हैं। इसलिए वहाँ के मुसलमानों की फीलिंग रेस्ट ऑफ द बिहार के मुसलमानों की फीलिंग से और अंडरस्टैंडिंग से बहुत अलग हो जाती है। अगर सीमांचल के मुसलमानों को ये लगेगा कि कांग्रेस के बजाय AIMIM इस पोजीशन में है कि बीजेपी को हरा सके, तो वो ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन और जगह वो कांग्रेस के फेवर में कर सकते हैं अगर कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत हो। उसकी जगह अगर कोई दूसरा उम्मीदवार मजबूत होगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, तो हो सकता है कि वो मुसलमान उसकी तरफ ज्यादा रुझान हो। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि कांग्रेस और आरजेडी में जो भी आपस में जो भी खटपट जो चलती रहती हो किसी भी इशू को लेकर के, वो एक अलग मसला है। लेकिन जहां तक चुनावी संबंध है, वो जैसे लोकसभा के चुनाव में था वैसे ही रहेगा। उसके लीडर जो भी कहें कि हमारा अलायंस सिर्फ लोकसभा ही तक था, तो वो कहने की बात है। चुनाव जब आएगा तो वो साथ ही लड़ेंगे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को, आरजेडी भी कांग्रेस को दूर नहीं फेंकना चाहेगी,
वो चाहेगी कांग्रेस हमारे ही साथ रहे, क्योंकि उसको अलग करने का मतलब है कि फिर वो पूरा समीकरण ही बिगड़ जाएगा। बिहार में जो भी महागठबंधन का समीकरण है वो समीकरण बिगड़ जाएगा अगर आरजेडी चाहे कि हम अकेले अपने बलबूते पर लड़े, कांग्रेस को भी अलग कर दें, लेफ्ट को भी अलग कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है। और आज की तारीख में जो जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ कोई भी पार्टी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पार्टी, वो चाहे एनडीए में हो चाहे महागठबंधन में हो, आज अकेले लड़ने की पोजीशन में नहीं है। और उसको वो चाहते हैं कि उनके साथ जो भी उनके एलाइज हैं, उनके साथ जो भी पार्टियां हैं वो उनके साथ मजबूती से बनी रहें। और मुझे लगता है कि आरजेडी भी यही करेगी। ठीक है, सीटों पे ऊंच नीच हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन रहेंगे साथ ही साथ। और कांग्रेस का भी यही मंशा होगा कि वो आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़े। नहीं, कांग्रेस की भी यही मंशा होगी कि वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट में फ्रिक्शन कराना चाहती है क्या? क्योंकि आरजेडी का एक धड़ा कहता है कि जितना सीट हम कांग्रेस को देंगे उतनी ही सीटें हम लेफ्ट को देंगे, लेफ्ट उससे ज़्यादा ताकतवर है, उसका वोट बैंक कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत है। तो अगर हम 40 सीट कांग्रेस को देंगे तो हम 40 सीट ही लेफ्ट को देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो जाएगी, राम बंदोबस्त जी? क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस 19 पे लड़ी, 12 पे जीती। हाँ फैजान साहब आप बोलें प्लीज। सर हाँ, बोलें। हाँ, एक मिनट इसमें ये जोड़ना चाहेंगे कि जैसे जो ये बात आपने कही कि कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट पार्टी में फ्रिक्शन कराने की कोशिश की। देखिए, बिहार में लेफ्ट पार्टी चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो और सीपीआई एमएल, सबसे बड़ी अभी तो पार्टी जो है वो सीपीआई एमएल हो गई है। ये तीनों पार्टियों के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। कोई भोजपुर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई मगध में ज्यादा उसकी हैसियत है, किसी की बेगूसराय में है, किसी की सीवान में है। ये सब अपने अलग अलग क्षेत्र हैं उनके, और वहीं वो उनके कैंडिडेट भी वहीं खड़े होते हैं, वहीं से वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। कांग्रेस के साथ ये मामला नहीं। कांग्रेस बहरहाल एक बहुत पुरानी पार्टी, 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, इसलिए उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ भागलपुर में ही जीत सकती है या वो सिर्फ सीमांचल में ही जीत सकती है। वो उसका पूरा एरिया बिहार का है, और मुझे लगता है कि वो अभी भी पिछले चुनाव में भी उसके जितने भी कैंडिडेट रहे हैं वो पूरे बिहार में रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही रहे हैं। नहीं, वो रहा है वही राम बंदोबस्त जी, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जितनी कांग्रेस को उतनी लेफ्ट को, कांग्रेस इसको बर्दाश्त कर पाएगी आपको लगता? और आपने कहा कि बीपीएससी एग्जाम के खिलाफ आंदोलन में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ दिखे थे, तो आरजेडी क्या ये पॉलिटिक्स खेल रही है अपने ही गठबंधन में? आखिरकार आरजेडी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को 40 देंगे तो लेफ्ट को भी 40 देंगे, या 2-4 कम देंगे पर लगभग बराबर देंगे, कांग्रेस के बराबर? और सही मायने में लेफ्ट के पास ज्यादा मजबूत वोट बैंक है कांग्रेस की तुलना में। जी ये तो 2020 का जब चुनाव परिणाम आया था उसी वक्त से आरजेडी कांग्रेस बनाम लेफ्ट की तुलना करना शुरू कर दी थी कि हम जो सत्ता में नहीं पहुंच पाए ये कांग्रेस के कारण। तो इन दोनों के बीच की तुलना तो बहुत पहले से कर रहे हैं। और आरजेडी, मुझे लगता है कि आरजेडी को लगता होगा कि कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं है बाहर जाने का, इसलिए अब इनको सीमित किया जाए। और वामपंथी पार्टियां तो पहली बार साथ में चुनाव लड़ी हैं। वामपंथी पार्टियों का तो नेचर भी अलग चुनाव लड़ने का, तो वो साथ रहें न रहें उनके पास विकल्प खुला है, इसलिए वो हमेशा साथ में बनाए रहें, इसलिए उनको महत्व दें। और कांग्रेस के पास बाहर जाने का विकल्प नहीं है, इसलिए उनको इनकी संख्या सीमित करें। तो ये तुलना वो कर रहे हैं, और ऐसा प्रयास होगा। जो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, प्रयास हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में और आरजेडी में जो असली टकराव है वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के अपना अपना आत्मविश्वास है। देखिए, कन्हैया कुमार, मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार या राजेश राम कांग्रेस के प्रयोग हैं, वो प्रयोग हैं, वो उनके कॉन्फिडेंस नहीं है। उनका जो आत्मविश्वास है वो मुस्लिम समाज है। राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज की सबसे पसंदीदा पार्टी तो कांग्रेस पार्टी ही है। और आप उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में देख लीजिए, जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें उनसे ज्यादा कांग्रेस को महत्व देती है, वोट भी करती है मुस्लिम समाज। तो ये
इस तरीके का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस का आत्मविश्वास है। और आरजेडी को लगता है कि यहाँ चूंकि बीजेपी को हम ही हरा पाएंगे, इसलिए अल्पसंख्यक समाज हमेशा कांग्रेस को छोड़ के भी हमारे साथ रहेगी। तो ये ही आत्मविश्वास का या ओवर कॉन्फिडेंस का टकराव है। ये अगर बिना महागठबंधन में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, और जब चुनाव परिणाम आता है तभी ये पता चलेगा कि असली में मुस्लिम समाज का वोट पैटर्न क्या है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आरजेडी अगर ये समझती है कि हर हाल में मुस्लिम समाज उनके साथ है, तो सच्चाई है कि मुस्लिम समाज बीजेपी के एट द रेट ऑफ बीजेपी उनको वोट देती है, वो आरजेडी से खुश नहीं है। इसके दो प्रमाण हैं। अभी आप उपचुनाव में देख लीजिए, उपचुनाव में मुस्लिम समाज जदयू को वोट किए, आरजेडी को वोट नहीं किए। और प्रशांत किशोर भले ही अब वो ढलान पे हैं, लेकिन जब जन स्वराज के गठन के पहले जब वो मुस्लिम डिस्कोर्स चलाते थे तो मुसलमानों का एक अजीब तरीके का समर्थन मिलता था। उनकी सभाओं में बड़ी बड़ी बहुत अधिक संख्या में मुसलमान आते थे। तो अगर मुस्लिम समाज आरजेडी के साथ ही हमेशा जुटे रहते या वो अंदर से बहुत खुश होते, तो फिर इनकी सभाओं में क्यों जाते? तो मुस्लिम समाज के पास विकल्प भी नहीं है आरजेडी को छोड़ के, इसलिए भी वो आरजेडी को वोट देती है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी की कोई गहरी पकड़ है, या बड़े खुश होकर के अल्पसंख्यक समाज बहुत खुश होकर के आरजेडी को वोट देते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसे में अगर कांग्रेस कोई अलग मतदान करने का कोई विकल्प देती है, महागठबंधन से अलग होकर के अगर कोई राजनीति करती है, तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसका डर या इसका महत्व लालू यादव समझते भी हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि वो ये बता रहे हैं कि वो कांग्रेस से दबाव में नहीं है, ठीक या है। कांग्रेस पर हम आपको ये बता दें कि मेरे पास जो ओवरऑल जानकारी है उसको अब पिक्चर क्लियर कर दें। मुझे लगता है दर्शक इस बात को जानना जरूर चाहेंगे। मुझे जानकारी है कि आरजेडी 144 से 150 सीट पर चुनाव लड़ेगी, 40 से 50 सीट के आसपास, मतलब 50 से कम, तो ये लगा लीजिए कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और 40 के आसपास ये लेफ्ट पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। वो 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, और 15 के आसपास वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। मतलब आप कुल मिलाकर के देख लें तो लगभग 95-90 सीट पर आरजेडी के अलावा महागठबंधन में जितनी सारी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी, और 144 से 150 सीट पर सिर्फ आरजेडी चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के नेताओं का कहना था कि हम किसी भी हालत में 144 से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब कुल संख्या 243, और 144 से 150 हमारी सीटें हो सकती है, और 90 से 100 के बीच में हमारे घटक दलों की सीट हो सकती है। प्रियदर्शी रंजन जी, मतलब साफ है कि कांग्रेस का 70 सीटों का सपना धरा का धरा रह जाएगा। भले ही कन्हैया कुमार अपनी यात्रा में घूम घूम कर कह रहे हो कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो देश के साथ है, जो कांग्रेस को वोट नहीं देगा वो देश के विरोध में। ये मैंने कन्हैया कुमार का भाषण सुना है, और उसमें ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास स्वतंत्रता संग्राम की लंबी विरासत है, कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए बलिदान किया है, और तरह तरह की बात कन्हैया कुमार कर रहे हैं। उसमें कहीं भी लेफ्ट का नाम नहीं ले रहे, कहीं भी आरजेडी का नाम नहीं ले रहे। मतलब कन्हैया कुमार अपनी पार्टी के लिए बड़ी पिच तैयार कर रहे हैं, पूरा माहौल बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आरजेडी के सर्वोपरि नेता, दो सर्वोपरि नेता, पिता और पुत्र, बिल्कुल इस बात से बेखबर हैं, या कह लीजिए इस पर एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका यह मानना है कि कोई यात्रा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 40 से ज़्यादा सीटों के हकदार नहीं हैं, हम उनको नहीं देंगे, हम 144 से 150 सीट पर चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी महागठबंधन में 2020 में। तो वही आरजेडी की कोशिश है, भारी दबाव आरजेडी पर भी है कि अगर ये गठबंधन वाले लोग सीटें बढ़वाएंगे, वाम दलों को भी सीट अगर बढ़ा करके दी जाए, कि कांग्रेस भी अगर नहीं मानी 2000 जो आरजेडी चाहती है उस फॉर्मूले को नहीं मानी, तो नुकसान अंत में आरजेडी को होगा। तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी बहुत, माफ कीजिएगा नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसी लिहाज से आरजेडी डरी हुई है, सहमी हुई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले को कैसे संभाला जाए।
और कांग्रेस दूसरी ओर बहुत आक्रामक है, बहुत ज्यादा आक्रामक है। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस सोच रही है ना, उसका प्रयोगशाला उसने बिहार को बना दिया है। पहला प्रयोग वो बिहार में करने जा रही है। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वो प्रयोग करना चाह रही थी, लेकिन चूक गई। और दिल्ली में आधा प्रयोग किया उन्होंने। पूरी तरीके से बिहार में प्रयोग कांग्रेस करना चाह रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली में कोई चेहरा इनका नहीं था, या नए चेहरों को लेकर के जो बात कांग्रेस कर रही है वैसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं था। पुराने चुके हुए चौहानों पर ही कांग्रेस दाव लगा करके दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी। बिहार में उन्होंने कन्हैया के तौर पर एक नया चेहरा दिया है, परोसा है। और कन्हैया मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में निकले हैं। और इनके लिए भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा का टाइम है। ये इनके लिए करो या मरो की स्थिति है। कन्हैया के लिए करो या मरो की स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि कन्हैया को कई मौके मिले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ा, दिल्ली से भी वो चुनाव लड़ गए, और दोनों में सफलता नहीं मिली। तो कन्हैया के लिए शायद ये अंतिम और बड़ा मौका है जहां उन्हें खुद को साबित करना है। और कन्हैया ऐसी स्थिति में पूरी कोशिश करेंगे कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया जाए। जितना दमखम है सब इस बार लगा दिया जाए, और इस बार कुछ न कुछ ऐसा करिश्मा किया जाए जिससे बिहार की राजनीति में कांग्रेस तो अलग दिखे ही, उसका वोट बैंक बढ़े ही, कन्हैया भी खुद को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित कर ले जाए। अगर वे खुद को ब्रांड के तौर पर स्थापित इस बार नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल है कि आगे उनको राजनीति में सरवाइव करने का मौका मिलेगा। आरजेडी भी डरी हुई है, इसीलिए कि अगर कन्हैया को जो मौका मिला है उसको अगर भी भुना ले गए तो कांग्रेस के पास एक मजबूत लीडर हो जाएगा जो आने वाले दिनों में लंबे समय तक राजनीति कर सकता है। साल 2 साल, एक चुनाव, 2 चुनाव नहीं, कई चुनावों की बात है जहां कन्हैया बिहार में लीड कर सकते हैं। तो इस स्थिति को लेकर के टकराव है। कन्हैया और नहीं, तेजस्वी की लीड उम्र कर भी सकते हैं, कमोबेश पर एक ही है। आपको बताएं आरजेडी इस संभावना को बिल्कुल खारिज करती है। आरजेडी को यह लग रहा है कि कन्हैया अपर कास्ट का वोट लेने में कामयाब नहीं होंगे। खास तौर पर इसलिए कामयाब नहीं होंगे फैजान साहब, क्योंकि आरजेडी अब मान रही है कि कांग्रेस की भी पॉलिटिक्स जातीय जनगणना को लेकर के बहुत आगे निकल गई है। कांग्रेस ओबीसी की पॉलिटिक्स करना चाहती है, दलित की पॉलिटिक्स करना चाहती है, मुसलमान की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इसलिए अपर कास्ट क्यों अब कांग्रेस की तरफ देखेगा? हाँ, 1 2 3 4 आप सीट दे दीजिएगा, वहां कुछ वोटर्स वो भी अपर कास्ट के ज्यादातर वोटर्स वोट नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल गई है। कर्नाटक अभी उसका ताजा प्रमाण है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी दलित खोज रहे हैं, पत्रकारों में भी कह रहे हैं कि भाई कितने ओबीसी जाति से हैं, कितनी दलित जाति से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बातों का असर अपर कास्ट में क्या होगा, ऐसा आरजेडी के नेता कह रहे हैं। और दूसरी सूचना हम आपको दें, हमने एक सवाल उनसे किया कि क्या आप उपेंद्र कुशवाहा को अपनी तरफ ला सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री तो बनाया नहीं जा रहा है। तो उनका कहना बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी देंगे, हमारे वोट बैंक पे चुनाव जीतेंगे और कभी भी इधर से उधर चले जाएंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम कुशवाहा को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। जो प्रयोग हमने लोकसभा चुनाव में किया वही हम विधानसभा चुनाव में करें। हम ज्यादा सीटें, मतलब हम ये नहीं सोच रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग हमारी तरफ आने जा रहे हैं। मतलब आरजेडी बिल्कुल राफ साफ सोच रही है और उसका यह मानना है कि हम किसी भी परिस्थिति में 144 से 150 सीट लड़ेंगे, और वीआईपी मेरे साथ रही तो उसको 15 सीट देंगे, कांग्रेस को 40 सीट देंगे और उसी के आसपास लेफ्ट पार्टी को देंगे। सर, ये उनका फाइनल टैली है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, चुनाव बिहार में हो तो जातीयता से कोई नहीं उबर सकता है, चाहे वो नेशनल पार्टी कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टीज हो, सभी जातीयता के असर में रहती हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को किसी खास जाति की वजह से नहीं उतारा है, और न ही उसकी यह मंशा है कि उनकी वजह से हम किसी खास जाति को प्रभावित करेंगे। कन्हैया को उतारने का मकसद है कि कांग्रेस चाहती है कि जो यंग वोटर्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के वोटर्स हैं,
जिन्होंने शायद अभी तक कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं किया है, क्योंकि बहरहाल कांग्रेस की जो हालत है पिछले यहाँ 30 सालों में, तो उसमें तो वो जो 18, 20, 25, 30 साल के जो यंग जनरेशन है, उन्होंने कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं किया है। तो उस सेक्शन को अपनी तरफ रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कन्हैया कुमार, बहरहाल कन्हैया कुमार एक यंग फेस है, स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं और अच्छा बोलते हैं, तो उसकी वजह से उनको उतारा गया, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई यहाँ पर फेस ऐसा नहीं है जिसको वो के आगे पेश कर सकें और उसको दिखा सकें जनता के बीच में, इस इलेक्शन के टाइम में खास तौर से। तो ये तो हो गई कन्हैया की बात। मुझे लगता है कन्हैया को इसीलिए लाया गया है कि वो यंग जनरेशन को अपनी तरफ वो करें। दूसरी तरफ आपने एक कह रहे हैं कि वीआईपी में, सॉरी, उपेंद्र कुशवाहा के मामले में, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए में है, हो सकता है वो कि बहुत खुश नहीं हो, और ऐसे भी जहां भी कहीं भी रहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, कंफर्टेबल भी बहुत नहीं रहते हैं, चाहे उनको मिनिस्टर बना दे, चाहे उनको एमपी बना दे। नीतीश कुमार ने उनको 2 बार एमपी बनवाया। बहरहाल वो अभी तो एनडीए में है। हाँ, वीआईपी के मुकेश साहनी जो है वो आरजेडी के साथ हैं, और पिछले जो उपचुनाव जो हुए थे उसमें रोज तेजस्वी यादव के साथ वो हेलीकॉप्टर पर कैंपेन कर रहे थे। यहाँ तक भी सुनने आया कि शायद हेलीकॉप्टर का इंतजाम साहनी ही के द्वारा होता था। तो लेकिन फिर भी आरजेडी, मुझे नहीं लगता कि इतनी दयालु होगी उनके लिए कि उनको 15 जो भी हमको एडजस्ट किया जाएगा वो 10 सीट के अंदर ही होगा, क्योंकि ये भी आरजेडी को भी मालूम है, आरजेडी को भी ये मालूम है और दूसरे एनडीए को भी ये मालूम है कि उनके रहने या न रहने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो मछुआरा समाज जो है वो जिधर जाएंगे उधर ही वोट कर देगा, ऐसी बात नहीं है। और ये खैर किसी एक आदमी या किसी एक पार्टी की वजह से वो वोट नहीं, पूरा का पूरा वोट नहीं जाता है। अभी भी कांग्रेस आरजेडी को मुस्लिम वोट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको 100% या 90% वोट मिल जाता हो। हमारे साथी कह रहे थे कि मुसलमान जो वोट कर रहे हैं आरजेडी को, वो मजबूरी में कर रहे हैं, बहुत खुशी में नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत उससे सेटिस्फाई हैं इसलिए हम उसको वोट कर रहे हैं, मजबूरी में है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, और जहां दूसरी जगह ऑप्शन मिलता है तो उधर वे जाते हैं। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उनको एक विकल्प की तलाश है। विकल्प कांग्रेस भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल कांग्रेस तो इस अलायंस में है, तो वो तो जहां आरजेडी का उम्मीदवार नहीं होगा वहां कांग्रेस को अगर उम्मीदवार बनाएगा तो वहां उसका उम्मीदवार होगा। तो ये सब सिचुएशन है अभी बिहार में। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के मुझे लगता है कि आपका ये आकलन सही है कि बहरहाल जैसे पिछली मरतबा आरजेडी जितने सीटों पर लड़ी थी उससे कम सीटों पर तो नहीं लड़ेगी। हाँ, कांग्रेस को जो 70 सीट दी गई थी उसमें कमी हो सकती है, इसलिए कमी हो सकती है क्योंकि लेफ्ट पार्टीज को उनको ज्यादा सीटें इस बार देनी है। पिछली बार लेफ्ट पार्टीज को उतनी ज्यादा सीट नहीं दी गई थी, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज का परफॉर्मेंस 2020 के चुनाव में बहुत अच्छा रहा, खासतौर से सीपीआई एमएल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो लेफ्ट पार्टीज को सीटें पिछले बार से ज्यादा मिल सकती हैं। जी हाँ, पिछले बार से ज्यादा मिल सकती है, वो बात आपने कही। लेकिन आपको ये बता दें कि आरजेडी में भी वीआईपी पार्टी की वोट बैंक को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। आपको बता दें आरजेडी के बड़े नेताओं में अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि दरअसल वीआईपी पार्टी का वोट बैंक कितना है, क्या है, कितने लोग वोट करते हैं। लेकिन रामबंधु वत्स जी, मुकेश सहनी तो उप मुख्यमंत्री का पद मांगते हैं, 60 सीट की मांग कर चुके हैं। सवाल उठता है कि अगर 15 सीट आरजेडी देती है तो आपको लगता है कि वो बने रहेंगे महागठबंधन के साथ? क्योंकि मेरी जानकारी में जो मुझे बताया गया है कि आरजेडी में भी ये खबर है कि मुकेश सहनी एनडीए से भी बात कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। अगर एनडीए 10 सीट भी दे देगा और मंत्री पद
की बात कह देगा तो ये खुशी खुशी उधर चले जाएंगे, ऐसे आरजेडी में कुछ बड़े नेताओं का मानना है। क्या कहते हैं आप? जी, ये बात बिल्कुल सही है। मुकेश सहनी के पास जितना जनाधार है वास्तव में उससे ज्यादा वो आत्मविश्वास में दिखते हैं और उससे बढ़ चढ़ के उनकी दावेदारी होती है। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबों में अगर आप देखेंगे तो मुकेश सहनी की जो दावेदारी है वो बहुत ही बढ़ चढ़ के होती है। और केवल आरजेडी ही नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी को भी लगता होगा कि मुकेश सहनी जितनी बात करते हैं, जितने जनाधार का वो दावा करते हैं, वास्तव में उनके पास ऐसा है नहीं। तो मुकेश सहनी की उपेक्षा करना या कम सीटें ही देना और उन्हें नजरअंदाज करना, ये लगता है कि आरजेडी ऐसा करेगी। आपकी जो जानकारी इस मसले पे मैं इससे सहमत हूं। और एक बात और है कि जो आरजेडी की असली जो ताकत है, जिसके बदौलत वो कांग्रेस की उपेक्षा कर रही है, उसमें तो अल्पसंख्यक समाज को लेकर उसका आत्मविश्वास है। दूसरी ताकत एक और है जो सिर्फ बिहार में लालू यादव के पास ही है, कांग्रेस के पास नहीं है, वो है जदयू की फंसी हुई राजनीति। जदयू की जो वर्तमान राजनीति है, ये भी लालू यादव की ताकत है। लालू यादव की ही ताकत है कि पोस्ट इलेक्शन जदयू के कुछ विधायकों को तोड़ सकते हैं या पूरी की पूरी जदयू भी ला सकते हैं। नीतीश कुमार की जो राजनीति है इधर उधर जाने की, या उनकी तबीयत खराब है तो उनके बाद जो उनके पुत्र आएंगे तो वो टिके रहेंगे एनडीए में या नहीं, इसमें भी संशय है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो वो भी एक संभावना है। और महागठबंधन में इस तरह का कयास या प्रयास लालू यादव कर सकते हैं कांग्रेस की अपेक्षा। तो ये भी एक ताकत है लालू यादव की, और हो सकता है इसी के कारण वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की या मुकेश सहनी की उपेक्षा भी कर रहे होंगे। लेकिन मुकेश सहनी का जो जनाधार है, आपका जो मूल सवाल था, वो अपने जनाधार से ज्यादा बढ़ चढ़ के मांग करते हैं। उनका तो शुरुआती ही डिमांड होता है कि वो डिप्टी सीएम का पद चाहिए और सीटें भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आरजेडी जो देगी उससे मामूली अंतर में ही बीजेपी भी देगी। दोनों पार्टियां जो सीटें उनको देना तय करेगी लगभग समान होगी। वो जो डिमांड कर रहे हैं उतना देने का तो कोई तर्क समझ में नहीं आता है। जी नहीं, आपको तर्क समझ में नहीं आता, पर एक और प्लेयर हैं और हमको उनको भी नहीं भूलना चाहिए, पशुपति पारस। और पशुपति पारस के साथ सूरजभान सिंह हैं, वो कुछ अपने महत्वपूर्ण सीटों पर उतारना चाहते हैं। पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा है कि वो 6 से 8 सीट उनको लालू प्रसाद दे सकते हैं, 5 से 8 सीट। और सवाल उठता है कि उस 5 से 8 सीट में कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि सूरजभान सिंह अपने खास लोगों को मैदान में उतारेंगे, जैसे नवादा है, जैसे सूरजगढ़ा है, जैसे तेगड़ा है, मोकामा है। इन सब सीटों की चर्चा है। बहरहाल इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, पर पशुपति पारस भी इस गठबंधन का हिस्सा होंगे और उनको 5 से 8 सीटें मिल सकती है। प्रियदर्शी रंजन, पशुपति पारस, बिल्कुल पशुपति पारस होंगे महागठबंधन के हिस्सा। पशुपति पारस ने भी मन बना लिया है, महागठबंधन ने भी मन बना लिया है कि पशुपति पारस को महागठबंधन में, ये माफ करिएगा, आरजेडी ने मन बना लिया है, लालू यादव ने मन बना लिया है कि पशुपति पारस को लाना है। सीटों की जहां तक बात है तो 5 से 8 सीट जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि 4 से 5 सीट, बहुत ज्यादा 4 तक शायद बात बन भी गई है। आज ही सुबह मेरी एक बात हो रही थी पशुपति पारस के किसी करीबी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि 4 से 5 सीटें, 4 सीटें पर तो ओके, डन हो गया है मामला, और महागठबंधन की ओर ही ये लोग जाएंगे। 2 सीटें सूरजभान सिंह के खाते में जाएंगी, 2 सीटें पशुपति पारस के खाते में रहेगी। यानी 2 सीटें सूरजभान अपने चहेतों को या जिनको वो चाहते हैं उनको लड़ाएंगे, और 2 सीटें पशुपति पारस, जिसमें प्रिंस राज को भी एडजस्ट करने की बात है। तो 4 सीटें यहाँ इनको मिलती हुई दिख रही हैं। ये संभावना महागठबंधन में बन रही है पशुपति पारस की। जहां तक बात हो रही थी मुकेश सहनी की, तो निश्चित तौर पर वे महागठबंधन में है जरूर, लेकिन उनका स्वाभाविक झुकाव आज भी एनडीए के प्रति है। जो आप पहले कह रहे थे, नीतीश कुमार के प्रति वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। उनका सेकंड चॉइस है महागठबंधन, फर्स्ट चॉइस हमेशा उनका एनडीए रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वे कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी उनका भरोसा महागठबंधन नहीं करेगी, आरजेडी नहीं करेगी, तेजस्वी यादव नहीं करेगी, ये 16 आने सच है। और इसीलिए मुकेश सहनी को लेकर के बहुत ज्यादा महागठबंधन के भीतर चर्चा भी नहीं हो रही है, उनकी सीटों को लेकर के या कुछ ऐसा उनको लेकर के कोई सीरियस टॉक हो रहा हो, ऐसी बातें नहीं है। माना जा रहा है या
80% तो आरजेडी मन बना चुकी है, महागठबंधन भी ये मान चुकी है कि मुकेश सहनी इन वक्त पर एनडीए का ही हिस्सा होंगे। वाम दल भी ये मान रहा है कि ये मुकेश सहनी एनडीए के ही हिस्सा होंगे। अभी चूंकि तात्कालिक तौर पर अभी वर्तमान में वे आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन में है, इसीलिए उनकी बातें, थोड़ी बहुत बातें हो जा रही है कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस भी चाहती है कि अगर वो जो हटते हैं, मुकेश सहनी अगर जाते हैं और उनको जो सीटें दी जाती, 6 सीटें, 7 सीटें या 10 सीटें अधिक से अधिक, वो सीटें महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में आ जाए। कांग्रेस की यहां भी नजर है। चलिए, तो ये महागठबंधन में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हो सकता है, ये पूरी चर्चा हमने आपके साथ की। महागठबंधन की राजनीति भी बेहद दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस के नेता पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो महागठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ने क्या किया, नौकरी दो, पलायन रोको, खासतौर पर नौकरी और पलायन पर विशेष जोर तेजस्वी यादव का भी रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और कांग्रेस के लिए कैंपेन करते नजर आए हैं। तो बिहार की बात में फैजान अहमद साहब, रामबंधु बस जी, प्रियदर्शी रंजन जी शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।